नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र जसूजा, व्याख्याता, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत निर्देशन अध्याय को समझेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षा में 32 नंबर के यानी 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें जहाँ जहाँ टीचर बताए उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को नोट करना चाहिए। मैं जब आपको यह अध्याय समझाऊंगा तो आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके अलावा बच्चों, एक और बात कहना चाहता हूँ कि यदि आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम आपकी समस्याओं का समाधान शीघ्रता से कर सकें। आइए हम मिलकर शुरू करते हैं निर्देशन। बच्चों, निर्देशन प्रबंध का न केवल मुख्य कार्य है, बल्कि किसी भी कार्य की शुरुआत का ये आधार है। सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे निर्देशन का आशय। निर्देशन वह प्रबंधकीय कार्य है जो आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। किस कार्य को किस प्रकार से किया जाना है, इसका जब मार्गदर्शन दिया जाता है, सही कार्य करने का तरीका बताया जाता है, वही प्रक्रिया निर्देशन कहलाती है। बच्चों, जैसे विद्यार्थी को शिक्षक बताता है किस प्रकार से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है। चलचित्र जब निर्माण किए जाते हैं, फिल्म बनती है, वहाँ भी निर्देशक कलाकारों को बताता है उन्हें किस प्रकार से अभिनय करना है। यही प्रक्रिया निर्देशन कहलाती है। तो बच्चों, कुशलतापूर्वक आदर्श उत्पादन करने के लिए आप समझ सकते हैं कि निर्देशन कितनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बच्चों, निर्देशन की परिभाषा आपकी पुस्तक में भी कई सारी दी है। एक परिभाषा आपके सम्मुख प्रस्तुत है। जब मानव विकास पथ पर अग्रसर होने के लिए दूसरे के अनुभव, बुद्धि और विवेक का सहारा लेता है, तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की गई सहायता निर्देशन कहलाती है। तो बच्चों, जब कोई निर्देशक अपने अधीनस्थों को आवश्यक मार्गदर्शन देता है, अभिप्रेरणा देता है, नेतृत्व करता है, आवश्यक संप्रेषण प्रदान करता है, यही प्रक्रिया निर्देशन कहलाती है। आइए हम अब समझेंगे निर्देशन की प्रकृति, नेचर ऑफ डायरेक्शन। निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। बच्चों, डायरेक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह किसी समय विशेष पर की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह तो निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। निर्देशक अपने अधीनस्थों का निरंतर पथ प्रदर्शन करता रहता है। दूसरा है सर्वव्यापी कार्य। बच्चों, निर्देशन केवल व्यवसाय जगत में ही नहीं, प्रबंध के जगत में नहीं, बल्कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। आर्थिक या अनार्थिक क्षेत्र, सामाजिक, राजनीतिक,
तकनीकी क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में निर्देशन आवश्यक होता है। यानी जब बच्चा, बालक बढ़ता है तो उसकी माँ उसके साथ निर्देशन करती है, उसके पिता उसके साथ निर्देशन करते हैं। विद्यालय में आ जाता है तो शिक्षक, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि निर्देशन एक ऐसा कार्य है जो विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग में लाया जाता है, इसीलिए इसको सर्वव्यापी प्रक्रिया कहा जाती है। तीसरा है, निर्देशन का संबंध मनुष्य से होता है। बच्चों, निर्देशन यंत्रों पर, माल पर, मुद्राओं पर, तकनीक पर नहीं की जाती, बल्कि निर्देशन तो मनुष्य को, अधीनस्थों को, यानी मानवीय पहलू को दिया जाता है। इसका सीधा संबंध मनुष्य से होता है। वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए निर्देशक आवश्यक मार्गदर्शन मानव समूह को देता है। निर्देशन निष्पादन से संबंधित है। अधीनस्थ अच्छे से अच्छा निष्पादन करे, अच्छा परफॉर्म करे, व्यवस्थित रूप से परफॉर्म करे, यही निर्देशक चाहता है। योजनाओं को हम सफलतापूर्वक क्रियान्वित करना चाहते हैं तो निर्देशन के द्वारा हम न केवल योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करते हैं, बल्कि लक्ष्य के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार समय पर सफलतापूर्वक निष्पादित भी करते हैं। अगली विशेषता बच्चों निर्देशन की है कि निर्देशन का फ्लो ऊपर से नीचे की ओर आता है। एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को निर्देशित करता है। एक निम्न स्तरीय अधिकारी वरिष्ठ को निर्देशित नहीं कर सकता। तो निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आपका एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है। जैसा रिक्त स्थान लेते हम, निर्देशन का प्रवाह ... होता है, तो निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसको अपन सत्य असत्य में ले सकते हैं। जैसे तो एक सत्य असत्य का प्रश्न है, मान लिया जाए निर्देशन का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो आपका उत्तर होगा असत्य। क्यों? क्योंकि उसका उत्तर है निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो बच्चों, ये अपन ने समझा निर्देशन की प्रकृति। परीक्षा में व्याख्यात्मक प्रश्न आ सकता है, निर्देशन की विशेषताएं बताइए। तो आप मेरे ख्याल से सरलतापूर्वक उत्तर अब दे सकते हैं। आइए हम मिलकर आगे चलते हैं और अब समझने जाते हैं निर्देशन के सिद्धांत। बच्चों, वह नियम, नीति, परंपराएं जो किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, वो सिद्धांत कहलाते हैं। निर्देशन की प्रक्रिया भी अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत हम कई सिद्धांत का अनिवार्यतः पालन करते हैं। आइए हम उनमें से महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझते हैं। पहला है सामंजस्य का सिद्धांत। उद्देश्य के सामंजस्य का सिद्धांत भी कह सकते हैं। बच्चों, एक उपक्रम में जहां व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं, वहां सामूहिक उद्देश्य भी होते हैं। तो प्रबंधक का यह कर्तव्य है कि सामूहिक हितों को तथा व्यक्तिगत हितों को, दोनों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान करे, जिससे कि दोनों के बीच में आदर्श सामंजस्य स्थापित निरंतर बना रहे। जो संगठन में कार्य करते हैं
वे चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक पारिश्रमिक मिले और प्रबंध चाहता है कि अधिक से अधिक कार्य हो, अच्छा कार्य हो, लाभ की मात्रा अधिक हो। तो निर्देशन के अधिकारी दोनों के हितों को ध्यान में रखकर दोनों पक्षों के बीच सदैव सामंजस्य बनाकर यदि रखते हैं तो सफलता 100% मिलेगी। दूसरा है आदेश की एकता का सिद्धांत। बच्चों, ये प्रभावी निर्देशन के लिए अति अनिवार्य है कि एक समूह को आदेश देने वाला अधिकारी केवल एक होना चाहिए। यदि एक ही समूह को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समय में आकर अलग अलग आदेश देते हैं तो भ्रम की स्थिति होगी, विवाद की स्थिति होगी, हमारा उद्देश्य कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। अतः आवश्यक है कि एक इकाई को, एक समूह को केवल एक अधिकारी आवश्यकता अनुसार आदेश दे। प्रभावी निर्देशन के लिए यह अत्यधिक आवश्यकता पूर्ण प्रक्रिया है। सफलता इसी पर निर्भर करती है। तीसरा सिद्धांत है बच्चों, अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत। प्रत्येक कर्मचारी जो समूह का एक हिस्सा है वो अधिकतम योगदान प्रदान करे, अधिकतम सहयोग प्रदान करे। ये निर्देशन का सबसे जरूरी कार्य है। कुशल निर्देशन तभी माना जाता है कि जब वो संस्था के प्रत्येक कर्मचारी से अधिकतम योगदान प्राप्त निरंतर करता रहता है। जब एक एक सदस्य अधिकतम योगदान प्रदान करता है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करता है, तो हमको कम समय में बहुत बेहतर परिणाम मिलते हैं। जी सर, रुक जाऊं क्या? नहीं अच्छा, तो अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत बच्चों तीसरा सिद्धांत है। निर्देशन की प्रक्रिया में यह अत्यधिक आवश्यक है कि प्रत्येक सदस्य अपना अधिकतम योगदान दे। कुशल निर्देशन तभी माना जाता है जब हम समूह के प्रत्येक कर्मचारी से अधिक कार्य लेते हैं। अतः निर्देशन में उस पद्धति को अपनाया जाना चाहिए जिससे कि हम प्रत्येक सदस्य से अधिक योगदान प्राप्त कर सके। उपयुक्त निर्देशन तकनीक का सिद्धांत। हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का कार्य देखने को मिलता है। अतः आवश्यक है कि एक विशिष्ट क्षेत्र में किस प्रकार की तकनीक की आवश्यकता है, उसी तकनीक से निर्देशन दिया जाना चाहिए जिससे कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो कर्मचारियों के स्वभाव, कार्य की परिस्थितियां, इन सबको ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम हम निर्देशन की तकनीक का चयन करते हैं और फिर उस उपयुक्त तकनीक के द्वारा ही निर्देशन प्रक्रिया किया जाता है। अगला सिद्धांत है प्रभावशाली संप्रेषण का सिद्धांत। बच्चों, एक उपक्रम में उचित संप्रेषण व्यवस्था का होना
अत्यधिक आवश्यक है, जिससे कि जो आदेश है, निर्देश है, वो ऊपर से नीचे की ओर समय पर जाएं और अधीनस्थों की जो कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, सुझाव हैं, वो नीचे से ऊपर संबंधित अधिकारी तक समय पर जाएं। संप्रेषण दोनों तरफ से होता है, ऊपर से नीचे की ओर भी और अधीनस्थों के द्वारा ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों के लिए। तो दोनों के बीच में संप्रेषण प्रभावशाली तरीके से होना चाहिए, जिससे कि कोई भी आवश्यक आदेश या निर्देश बीच में ही ना रुक जाए या अधीनस्थों की कोई कठिन समस्या ऊपर तक पहुंचे ही नहीं। दोनों ही स्थितियां खतरनाक होंगी। अतः आवश्यक है कि एक उपक्रम में प्रभावशाली संप्रेषण की व्यवस्था की जाए, जो कि निर्देशन द्वारा बहुत सावधानी पूर्वक व्यवस्थित रूप से की जाती है। तो बच्चों, ये जो अपने निर्देशन के सिद्धांत को समझा, परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, निर्देशन के सिद्धांत बताइए, तो आप कोई भी 4 सिद्धांत बता देंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और समझेंगे निर्देशन के तत्व। बच्चों, निर्देशन के 4 तत्व होते हैं। यहां पर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न आया, निर्देशन के निम्नलिखित तत्व होते हैं और 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4। आपको सही का चुनाव करना है, तो आप 4 उसको चुनेंगे। क्यों? क्योंकि निर्देशन के 4 तत्व होते हैं। आइए हम इन चारों तत्वों को विस्तार से समझते हैं। पहला है पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन। बच्चों, निर्देशन के तत्वों में पहला तत्व है पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन। पर्यवेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अधीनस्थों के कार्यों को लगातार ऑब्जर्व किया जाता है, उनकी समस्याओं को सुना जाता है और उनकी बाधाओं को दूर किया जाता है। लगातार पर्यवेक्षक अधीनस्थों के कार्यों को देखता है। यदि कोई सुझाव सुधार की आवश्यकता है तो पर्यवेक्षक उस संबंधित कर्मचारी को जाकर वो सुझाव देता है। इसी प्रकार यदि किसी की समस्या है तो उस समस्या को सुनेगा और समस्या का समाधान करेगा। यह है पर्यवेक्षक और जो करता है पर्यवेक्षण के कार्य। दूसरा है नेतृत्व। बच्चों, ये प्रबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण एक तत्व है जो कि निर्देशन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेतृत्व निर्देशन का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति संपूर्ण समूह का नेतृत्व करता है और सभी सदस्य इस व्यक्ति के निर्देशों का अनुसरण करते हैं। तीसरा तत्व है संदेशवाहन। इस तत्व के माध्यम से आवश्यक सूचनाओं निर्देशों का आदान प्रदान होता है। प्रबंधकों को यह बताना होता है कि कब क्या और कैसे करना है। ये निरंतर जानकारी अपन पहुंचाते हैं। इसके अलावा
अधीनस्थों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी जानना चाहते हैं, जिसे कहते हैं संदेश वाहन। सूचनाओं का प्रदान करना, आदेशों को प्रसारित करना, वो भी समय पर प्रभावशाली तरीके से बिना किसी रुकावट के, वो आदर्श संदेश वाहन कहलाता है। चौथा तत्व है अभिप्रेरणा। बच्चों, ये एक उपक्रम की अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत मौद्रिक और अमौद्रिक स्रोतों के माध्यम से अधीनस्थों को अभिप्रेरित किया जाता है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि हम अधीनस्थों को, कर्मचारियों को सही समय पर प्रोत्साहन दें। जो कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन करते हैं, न केवल उनके कार्यों के पुरस्कार के रूप में, बल्कि अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करने के लिए उसको, उस व्यक्ति विशेष को पुरस्कृत करना, शाबाशी देना अत्यंत आवश्यक है। यही कहलाता है अभिप्रेरणा। इससे कर्मचारी प्रोत्साहित होते हैं और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए वे पहल करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों कि निर्देशन के तत्व बताइए। अपन इन चारों तत्वों को संक्षेप में बताएंगे। आइए अब हम चलते हैं और समझते हैं निर्देशन का महत्व। बच्चों, निर्देशन न केवल प्रबंध का मुख्य कार्य है, बल्कि अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया भी है। क्यों? आइए हम समझते हैं निर्देशन का महत्व। पहला है कार्यों का प्रारंभ। बच्चे, जब भी कोई नया कार्य शुरू किया जाता है तो उसके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश अनिवार्य रूप से दिए जाते हैं, जिससे कि उसकी शुरुआत बिना किसी गलती के हो। तो निर्देशन की प्रक्रिया के द्वारा ही किसी भी कार्य की प्रारंभ, शुभारंभ होता है। इसके अंतर्गत निर्देशक कार्य की शुरुआत के पहले ही आवश्यक निर्देशन दे देते हैं, जिससे कि सभी अधीनस्थ समझ लें कि वो कार्य कैसे किया जाना है। इससे बिना किसी त्रुटि के कार्य अच्छी गति से प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है अभिप्रेरणा का माध्यम। बच्चों, अभिप्रेरणा मौद्रिक या अमौद्रिक स्रोतों के माध्यम से दी जाती है। यह निर्देशन का महत्वपूर्ण तत्व है। अभिप्रेरणा जब की जाती है तो कर्मचारी पूर्ण निष्ठा और लगन से कार्य करते हैं। उनमें पहल क्षमता का विकास होता है। जिस कर्मचारी ने अच्छा कार्य करके दिखाया है, जब हम उसको पुरस्कृत करते हैं तो वो व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता है। उसे ये महसूस होता है कि मैंने इतने अच्छा कार्य किया, मेहनत की, तो मुझको मेरे अधिकारियों द्वारा उसका मुझे परिणाम भी दिया। और इसका देखा देखी बाकी लोग भी प्रोत्साहित होते हैं कि अगर हम भी अच्छा कार्य करेंगे तो हमको भी उसके समान पुरस्कार मिलेगा। तो ये कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए, अग्रसर होने के लिए, अच्छे परिणाम देने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है परिवर्तनों को लागू करने में सुविधा। बच्चों, प्रत्येक उपक्रम में समय समय पर आवश्यक परिवर्तन किया जाना अनिवार्य होता है।
ये एक आवश्यकता बन जाती है। तो जब भी कोई आवश्यक परिवर्तन किया जाता है तो उसको लागू करने के लिए निर्देशन आवश्यक प्रबंध करता है, जिससे कि परिवर्तनों को आसानी से लागू किया जा सके। चौथा महत्व है समन्वय के लिए। संगठन में समन्वय, कोऑर्डिनेशन अत्यंत आवश्यक है। सभी विभागों, सभी अधिकारियों के मध्य तालमेल का होना अत्यंत आवश्यक है। मधुर संबंधों का होना अत्यंत आवश्यक है। कर्मचारी और अधिकारी यदि सामंजस्यपूर्ण कार्य करते हैं, तालमेल के साथ कार्य करते हैं, तो सफलता 100% मिलती है। इसलिए निर्देशन के माध्यम से हम उचित समन्वय बनाए रखते हैं। अगला लाभ है बच्चों, संस्था को सुदृढ़ बनाना। निर्देशन के माध्यम से हम प्रभावशाली पर्यवेक्षण, नेतृत्व, संप्रेषण, अभिप्रेरणा करते हैं, जिससे सभी कर्मचारी और अधिकारी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। वो अन्यंत्र किसी अन्य स्थान पर जाने का ना तो सोचते हैं ना प्रयास करते हैं, यदि आप आदर्श तरीके से पर्यवेक्षण, नेतृत्व, संप्रेषण और अभिप्रेरणा कर रहे हों। परमानेंट एम्प्लॉइज के रूप में काम करने लगते हैं। इससे संस्था सुदृढ़ होती है, क्योंकि अनुभव जैसे जैसे बढ़ता है, कार्य की क्वालिटी वैसे वैसे इम्प्रूव होती है और वैसे वैसे संस्था सुदृढ़ होती है। और यह संभव हो पाता है केवल निर्देशन के द्वारा। तो बच्चों, हमने जो निर्देशन के 4 तत्व पढ़े थे, आइए अब उन चारों तत्वों को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि पर्यवेक्षण क्या है और क्या है इसका महत्व। क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न आता है, पर्यवेक्षण का महत्व बताइए, पर्यवेक्षण से क्या आशय ये बताइए। तो आइए हम मिलकर समझते हैं सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण को अंग्रेजी में सुपरविजन कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है अच्छी प्रकार से देखना। तो पर्यवेक्षण से आशा है अपने अधीनस्थों द्वारा किए जा रहे कार्यों की देखरेख करना और उनको आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना, उनकी बाधाओं को, समस्याओं को तुरंत ठीक करना, ये पर्यवेक्षण कहलाता है। पर्यवेक्षण की परिभाषा जॉर्ज टेरी के अनुसार बच्चों आपके सामने है। पर्यवेक्षण निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय साधनों का कुशलतम उपयोग है। हम ऐसी कोई भी एक परिभाषा अवश्य याद करें। आइए अब हम समझते हैं पर्यवेक्षक के कार्य या पर्यवेक्षण का महत्व। ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि पर्यवेक्षण का महत्व बताइए। तो बच्चों, पहला है मधुर संबंधों को बनाए रखना। पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके कार्य करता है। यानी पर्यवेक्षक का
अधीनस्थों से प्रत्यक्ष संपर्क होता है और वो सभी कर्मचारियों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखता है। कुछ बोल रहे हैं सर? ये पूरा कौन सा? ये वाला पॉइंट नहीं बोलिए ना, कुछ बोल रहे हैं?